आज़ाद भारत में आज़ाद ख्याल की मानसिकता को विकसित करने में वक्त लगा और भी वक्त लगेगा। कुछ अंधविश्वास, छल, दम, द्वेष, पाखंड, झूठ जो साय के रूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं, आज भी हम उसका तोड़ नहीं निकाल पा रहे हैं। खासकर इस देश की महिलाएं उससे जकड़ी हुई है। कल महिला आरक्षण की बड़ी बातचीत हुई। आज मीडिया उसकी सुर्खियों के रूप में पेपर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया सारे छाए हुए हैं। महिलाएं और महिलाएं का वंदन किया जा रहा है। एक सवाल पूछता हूं, भारत आजाद हो गया था, हिंदू कोड बिल लाया गया था, क्या हश्र हुआ था? कौन था? कौन सी शक्तियां थी जो इसके विरोध में था? क्या था हिंदू कोड बिल? यही ना कि एक महिला अपनी जिंदगी को कैसे जिए, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके, पिता के संपत्ति में उसका अधिकार हो, उसके वर चुनने का हक हो, यही तमाम चीजें थी। कौन था? कौन ऐसी ताकतें थी जो इस बिल को रोक रहा था? राजीव गांधी के टाइम में भी तो पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की बात चली थी। कौन था विरोध किया था? कौन था जो संसद में पास नहीं होने दिया था? और ये पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी तब महिलाओं को आरक्षण पंचायतों में सक्सेस के रूप में पारित हुआ। कौन ऐसी ताकतें थी? ना आप पहले महिलाओं के बारे में सोचा, ना आज सोचा। बड़ा बवाल मचा हुआ। 2023 सितंबर में महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका था और उस पर राष्ट्रपति जी का साइन भी है। अब एक पेच है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। मुझे याद है खड़गे साहब का भाषण, जब उन्होंने बोला था इसको 2024 में लाइए, पर 2024 में देने की नीयत और राजनीति बहुत कुछ प्रभावित कर जाता। महिला आरक्षण लागू नहीं हुआ। अब रही बात, इसको राजनीतिक रंग कैसे दिया जाता है, कल की घटना को देखिए। संसद के 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और एक बरसात का टाइम जब आता है तो 3 काम होता है। और विशेष सत्र जब बुलाई जाती है तो मतलब कोई ऐसी बात है, कोई बड़ी बात है, तो विशेष सत्र 16 अप्रैल को बुलाया गया। ओम बिरला साहब लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बाएं तरफ जो बैठते हैं वो विपक्ष कहलाते हैं, उनके दाहिनी तरफ जो बैठते हैं सत्ता पक्ष कहलाता है। दोनों के बीच में चला भाषणबाजी और चलता चलता 16 की रात का अंतिम टाइम है, संसदीय प्रणाली में संसद का रूल 66 लागू हो गया। महिला आरक्षण के नाम पे बिल लाया गया था, बट उस महिला आरक्षण बिल के साथ 2 और बिल जोड़ दिया गया। रूल 66 ये कहता है कि अगर एक बिल के साथ में 1-2 बिल और जोड़ देते हैं तो सारे बिल पास हो जाता है। विपक्ष फंस गया इस फेस में कि अब क्या करें। अगर महिला आरक्षण पे अगर मैं आज वोटिंग कर देता हूं तो जो दूसरा बिल जो नत्थी करके आया है, जिसको डिलिमिटेशन कहते हैं, उसमें पेच फंसेगा। अब वो डिलिमिटेशन भी क्यों आया, इसको इतिहास में थोड़ा और आगे ले जाते हैं हम लोग। 51 का सेंसस हुआ, 52 में डिलिमिटेशन हुआ, हर 10 साल के बाद में सेंसस हो रहा था। 61 का हुआ, 63 में डिलिमिटेशन हुआ, 71 में सेंसस हुआ और 73 में डिलिमिटेशन हुआ। 71 में सेंसस हुआ, 73 में डिलिमिटेशन हुआ। उसी के तहत में 543 सीट आज के डेट में है। सेंसस के आधार पे डिलिमिटेशन होता है।
1976 में आते आते इंदिरा गांधी ने पहचान करी कि देश के कुछ भाग में जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो उसकी गति को कम की जाती है, और दूसरी तरफ गति का जो पॉपुलेशन दर है वो धीमा होना चाहिए था, नहीं हो रहा था। लिहाजा डीलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया 1976 में 25 साल के लिए, और वो 2001 तक फ्रीज रहा ताकि जो पॉपुलेशन का जो बैलेंस है वो पूरे देश में ठीक ठाक हो जाए। बट 2001 में जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने पाया कि ये डीलिमिटेशन को हम और एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि अभी तक जो नॉर्थ के स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं था। लिहाजा 25 साल और बढ़ा दिया गया, जो कि 2026 आते आते वो ख़त्म हो रहा है। अब 2026 में डीलिमिटेशन फिर से कराना होगा, तो डीलिमिटेशन से पहले सेंसस कराना होगा। अब 2011 तक सेंसस हो चुका है, 2011 के बाद 2021 में होना था, बट 2021 में कोरोना था, हो नहीं पाया। अब 2021 में किया नहीं तो अभी 2026 में करेंगे। अब जब सेंसस होगा तो डीलिमिटेशन में 3-3.5 साल के आसपास में कम से कम लगता है, और डीलिमिटेशन सरकार नहीं करती है, बल्कि वो एक अलग संस्था बनती है, डीलिमिटेशन आयोग बनता है, जिसका रिटायर्ड जज होते हैं, मुखिया, उनके अधीन ये सारी चीज़ें होती हैं। निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है उसमें, इन सब मिलकर फिर करते हैं, और उसमें 3 साल कम से कम लगेंगे। अगर 2026 में करते हैं तो 2029 का जो इलेक्शन है उसमें हो नहीं पाएगा डीलिमिटेशन। मोदी जी जो 2023 सितंबर में जो महिला आरक्षण बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, कांग्रेस के सहयोग से बाकी सारे जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, सबने सहयोग दिया यूनानिमसली, वो पास हो चुका है। अब उसमें डीलिमिटेशन कराकर महिलाओं की संख्या को बढ़ाना है, 33% रिजर्वेशन देना है। अगर यदि जो वर्तमान में 543 सीट है, अगर इसमें महिलाओं की संख्या को 33% दे देते हैं तो पुरुष बेरोजगार हो जाएंगे, तो उनको बेरोजगार भी नहीं करना है, सत्ता का खेल आगे भी खेलना है। और यहीं पे पेच फंस गया नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका विकास ज़्यादा हुआ है, और साउथ में अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। अब जब किसी भी फॉर्मूले को इजाद किया जाएगा, डीलिमिटेशन में सीटों को बढ़ाया जाए, तो नॉर्थ तो आगे बढ़ जाएगा पॉपुलेशन के आधार पर, बट साउथ में पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से उस तरह उनको इजाफा नहीं मिलेगा अनुपातिक रूप में, जितना नॉर्थ में फायदा होगा। अब साउथ के लोग बोल रहे हैं क्या हम पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, इसकी हमें सजा मिलेगी? और इसी के एवज में यह जो महिला आरक्षण बिल है, इसके बीच में जो नथी किया, वो मान लीजिए जो दूसरा और तीसरा जो बिल है उसमें, तीसरे वाले तो केंद्र से रिलेटेड है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे रिलेटेड है, बट जो डीलिमिटेशन का बिल है वो बहुत बड़ा गेम चेंजर की बात करेगा, क्योंकि सारे नॉर्थ के जो स्टेट हैं बीजेपी का एक अपना दबदबा है, और बीजेपी सेंटर में पावर के रूप में आने वाले बहुत वर्षों तक अपनी राजनीति को जिंदा ही नहीं रखेगी, बल्कि प्रभावी भी रखेगा। और यहीं पे कांग्रेस और विपक्षी दल इसके जाल में फंस गया। और दूसरा, जो साउथ के लोग हैं वो आइसोलेट फील कर रहे हैं। इसी में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन, वो ब्लैक शर्ट पहनकर इस बिल को जला रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। अब ब्लैक शर्ट क्यों पहन के आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्लैक शर्ट 1945 में आंदोलन क्या करते थे लोग। यह जो आंदोलन हुआ था, ब्लैक शर्ट मूवमेंट हुआ करता था। जस्टिस पार्टी बनी थी, उससे पहले 1916 में जस्टिस पार्टी बनकर सेल्फ मूवमेंट वगैरह बहुत सारा चला है। भारत आज़ाद होने के बाद 15 साल तक हमने ये सोचा कि हिंदी भाषा को दूसरे स्टेट भी इसको अपनाए,
65 में हिंदी भाषा को पूरे देश के पैमाने पर लागू करना था, बट जो 1965 के नज़दीक पहुंचा भाषा के नाम पे बहुत बड़ा बवाल हो गया साउथ इंडिया की तरफ से। और 1956 पे भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की बात चलने लगी, और इस तरह से पहले से ही लगभग 65 से पहले ही साउथ इंडिया हमसे कटने का एक मूवमेंट चलाने लगा। बट शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया, बातचीत किया, और बातचीत से उस मुद्दे को हल किया, और उसको आइसोलेट ना करते हुए उनको बोला ठीक है आप इंग्लिश को प्रमोट कीजिए, अपने लोकल जो एरिया है उसमें लोकल जो भाषा है उसको प्रमोट कीजिए, साथ के साथ आपको लगता है तो आप हिंदी को भी साथ में रख लीजिए। और एक जो भारत को देखने का जो दृष्टि है वो बहुत बेहतर, आपको जब तक नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। संकीर्णता की तरफ से अगर देखेंगे तो आप संकीर्ण सोच में संकीर्ण बातें ही लाएंगे। तमिल की जो विरासत है, तमिल जो लैंग्वेज है 5000 साल पुरानी है, और हिंदी हमारी बहुत पुरानी नहीं है। तो तमाम चीज़ों से होकर उसका हल निकाला गया, आइसोलेट ना फील करे, इस तरह से बहुत सारी बातचीत हुई। और जो साउथ के लोग हैं बड़ा तर्क वाले हैं, बड़ा लिटरेसी रेट उनका बढ़ा हुआ है,